नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से। सीरीज आपकी जो चल रही है वो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए चल रही है और साथ ही साथ एसआई का एग्जाम है, उसके लिए भी आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। इसमें हम कोई एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, जो प्रोबेबिलिटी होती है कि ये क्वेश्चंस या इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन से आप क्वेश्चंस देख पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने कुछ टफ क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं। देखिए, जीएस का जो प्रैक्टिस सीरीज है उसका मतलब सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि पिछले साल में जो क्वेश्चन आए हैं वही सेम उतने ही करा दिए, नहीं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी ऐड किए गए हैं। क्योंकि देखो, कंपटीशन का टाइम है, इंफॉर्मेशन लॉजिकली अरेंज होकर आपके ऑप्शन की फॉर्म में आ सकती है। तो बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जो थ्योरी आप पढ़ रहे हैं वो आपको अच्छे से बढ़िया तरह से डिटेल में पढ़ना है और फिर इस प्रैक्टिस सीरीज में पार्टिसिपेट करना है आपको। ठीक है, जो भी चीजें थोड़ी सी टफ इंक्लूड की हैं इसमें, जो एग्जाम का जो लेवल है उससे थोड़ा सा हाई भी रहेंगे, लेकिन उनको समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। बस इसका मकसद यही है कि जो सिलेबस का पैटर्न है, आपका एग्जाम का पैटर्न है, जो सिलेबस है उससे जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो भी आपके पास हो। कल को अगर क्वेश्चन कुछ इनडायरेक्टली पूछ लिया जाए आपसे तो आप उसको लॉजिकली समझ के उसका आंसर टिक कर पाए। ठीक है, तो आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो सारे क्वेश्चंस आपके किससे होंगे। आज की क्लास में ये जो स्पेशल क्वेश्चन है ये किससे होंगे, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन, और आप कह सकते हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं हम। प्रश्न है आपके सामने, देख लीजिए प्रश्न आपके सामने। विजिबिलिटी क्लियर है, कोई इशू तो नहीं है। पहला प्रश्न देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एबोलिस्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया। निम्नलिखित में से वो कौन सा अधिनियम है, निम्नलिखित में से वो कौन सा अधिनियम है जिस अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली व्यापार पर थी, व्यापार करने पर सिर्फ एक ही कंपनी का अधिकार था, वो था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इसका फायदा उठा रही थी क्योंकि मोनोपोली उसे मिली हुई थी, एकाधिकार। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का भारत में एकाधिकार मिला हुआ था, लेकिन वो मनमानी करने लगी। इसकी वजह से ब्रिटिश सरकार ने एक एक्ट पास किया और उस एक्ट के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एकाधिकार था भारत में व्यापार के ऊपर, उसको खत्म कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया। तो यही पूछा है आपसे, यही पूछा है आपसे। जल्दी से आंसर देंगे आप लोग, जल्दी से आंसर दीजिए, यही पूछा है। तो कौन सा वो एक्ट है जिस एक्ट के बिहाफ पर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार करने पर जो एकाधिकार था उसको एबोलिश कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया। तो रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1813, या नन ऑफ द एबव, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, ये जो चार्टर एक्ट है, चार्टर एक्ट आया 1813 का, क्या, चार्टर अधिनियम, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1813 आया। इसने क्या किया, इसने क्या किया कि भारत में व्यापार करने पर जो एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का उसको एबोलिश कर दिया। सिर्फ चीन के साथ व्यापार करने की परमिशन रखी, वो भी चाय की, टी का ट्रेड करने की। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी आपको पता ही है, मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आती है भारत में। ठीक है, सॉरी, सबसे पहले ये ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आती है और
सबसे पहले अगर वो आए हैं तो वो वास्को डी गामा आया था 1498 में व्यापार करने के मकसद से, है ना। वास्को डी गामा आया और 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है भारत में, ठीक। और उसका परिणाम ये था कि 200 साल तक क्या कर देती है, पता है आपको। अगला क्वेश्चन, वाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव्ड द पावर टू डिस्कस बजट। निम्नलिखित में से वो कौन सा अधिनियम था, निम्नलिखित में से वो कौन सा अधिनियम था जिस अधिनियम की वजह से जो भारत की लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधायी परिषद, जो भारत की विधायन परिषद है, उसको ये अधिकार मिल गया कि वो बजट को डिस्कस कर सकती है, अपने यहाँ बजट पर डिस्कशन कर सकती है। देखो समझो इस चीज को। अगर आज के कंटेस्ट में हम बात करें, वर्तमान में अगर हम बात करें, तो वर्तमान में 2 हाउस हैं इंडिया में, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। लेकिन आपको पता है आर्टिकल 109 के अनुसार जो मनी बिल होता है, जो मनी बिल होता है यानी कि धन विधेयक जो होता है, उसकी शुरुआत हमेशा लोकसभा में होती है, ठीक। राज्यसभा में उसकी शुरुआत नहीं होती। और मनी बिल का एग्जाम्पल बजट है, तो बजट क्या है, बजट एक मनी बिल है। इसलिए आपने देखा होगा कि बजट लोकसभा में ही पेश किया जाता है, तो बजट लोअर हाउस है। यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि तब का अपर हाउस, तब का उच्च सदन, तो इसको भी जो है बजट डिस्कस करने का अधिकार मिल गया था। अब वो पूछा है आपसे कि कौन सा वो अधिनियम था जिस अधिनियम के बिहाफ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास वो पावर आ गई थी कि वो बजट के ऊपर अपने यहाँ डिस्कस कर सकती है। तो वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। कौन सा है, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट। क्या है, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट। अब देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द प्रोविजन वॉज मेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा। कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट बना, फोर्ट विलियम कलकत्ता, कहां पर बना, फोर्ट विलियम कलकत्ता। तो फोर्ट विलियम कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, वो किस अधिनियम के आधार पर हुई, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कौन सा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बिहाफ पर जो कलकत्ता है, कलकत्ता, यहां पे सुप्रीम कोर्ट, यहां पे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान था, ठीक है, क्लियर है। आज सुप्रीम कोर्ट का जो हेडक्वार्टर है आज के कंटेस्ट में, वो कहां है, दिल्ली में है, ठीक है। अभी कहां है, दिल्ली में है, जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है। आगे देखें, वाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज द फेडरल कोर्ट इन इंडिया क्रिएटेड। भारत में संघीय न्यायालय, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के बिहाफ पर की गई थी। भारत में संघीय कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के बिहाफ पर की गई थी। तो दोस्त, इंडियन काउंसिल एक्ट गलत है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 गलत है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 गलत है, ये हो जाएगा इसका। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 वाला, उसके बिहाफ पे होता है, ठीक है। बाद में इस फेडरल कोर्ट का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट कर दिया जाता है, बाद में इस फेडरल कोर्ट का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट कर दिया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट में, जब सुप्रीम कोर्ट बना इंडिया में, तो टोटल 8 न्यायाधीश होते थे, इसमें टोटल 8 न्यायाधीश होते थे, ठीक। लेकिन वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं,
34 न्यायाधीश में से एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 33 अदर जजेस होते हैं। ठीक है, तो अभी जो वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो जस्टिस संजीव खन्ना है। कौन है? जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना। लेकिन अब इनका जो कार्यकाल है वो मई में खत्म हो रहा है, मई में कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो अब मई 2025 में नए गोल्ड बोले नए जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, उनका अनाउंसमेंट हो गया है। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड। देखो यहां मैं ऐसे लाइन एक कर रहा हूं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी हुई है और आपको करेक्ट आंसर मैच करना है, करेक्ट आंसर फाउंडेड करना है जो नीचे ऑप्शन दिए हैं उसके बिहाफ पर। पांचवा प्रश्न है आपके सामने, ठीक है, देखते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, माफ कीजिएगा थोड़ा सा टेक्स्ट इधर उधर हो गया है कुछ टेक्निकल इशू की वजह से। ये इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो इसके आगे ये ऑप्शन दिया है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, मैच करना है आपको। अच्छा मैं ये जो सेकंड लिस्ट है ना उसको बॉक्स में कर देता हूं, फिर आप समझ जाइए। ये बॉक्स में मैच करना है आपको, ठीक है। इसी का ये कंटेंट है रिमेनिंग, इधर में थोड़ा सा टेक्स्ट डिस्टर्ब हो गया है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये किसके बिहाफ पे हुआ था? तो ये पिट्स इंडिया के बिहाफ पे हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया था, उसके बिहाफ पर ये हुआ था, ठीक है। फिर है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये रेगुलेटिंग एक्ट हो गया इसका, ठीक। और फिर है परमिशन टू इंग्लिश मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया, जैसे अभी सुप्रीम को ये परमिशन ऑफ इंग्लिश मिशनरीज जो थी उन्होंने इंडिया में काम करना स्टार्ट करने की परमिशन मिली, किस एक्ट के बिहाफ पर? तो ये सही है चार्टर एक्ट 1813। अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल, गवर्नर जनरल की काउंसिल में लॉ मेंबर को अपॉइंट करने के लिए कौन सा था? तो वो फोर्थ है, सही है। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2, 1, 3 और 4, ए बी सी डी, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा, डी का चौथा, ठीक है, याद रखेंगे इसको। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1919 recommended granting voting rights to all the women above the age of 21, 21 साल से ऊपर की जो भी महिलाएं हैं उनको वोट देने का अधिकार मिल जाता है मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? तो आपको करेक्ट बताना है ना, तो ये गलत है बात, ठीक। दूसरा देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गेव विमेन रिजर्व्ड सीट इन लेजिस्लेचर, जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया उसने विधायिका में महिलाओं को आरक्षित सीटें दे दी। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। तो करेक्ट कौन सा हो गया? बी, ओनली 2, ठीक, बी आंसर हो जाएगा इसका, ध्यान रखेंगे। द इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाई कैमरल फर्स्ट टाइम, अब बाई कैमरल का मतलब क्या होता है? बाई कैमरल का मतलब पता है आपको? द्विसदनीय। बाई कैमरल का मतलब क्या है? द्विसदनीय विधायिका, बाई कैमरल का मतलब है द्विसदनीय विधायिका। तो इंडिया में अगर हम आज की डेट में बात करें तो जो भारत की संसद है ये केंद्र की विधायिका है और इस संसद में 2 हाउस होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा, ठीक। तो जहां 2 हाउस होते हैं लॉ बनाने के लिए
उसे ही कहा जाता है बाईकैमरल लेजिस्लेचर, बाईकैमरल लेजिस्लेचर कहा जाता है। तो इंडियन लेजिस्लेचर पहली बार बाईकैमरल कब बनी, द्विसदनीय कब बनी? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के बिहाफ पर, या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के बिहाफ पर, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बिहाफ पर। सातवां प्रश्न है आपके सामने, कौन से एक्ट के बिहाफ पर भारत में द्विसदनीय विधायिका पहली बार बनी? तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बिहाफ पर भारत की जो विधायिका है पहली बार द्विसदनीय विधायिका बन गई। ठीक है, तो सातवें का आंसर हो जाएगा सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेड टू द सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया? निम्नलिखित में से वो कौन सा एक्ट है जिसके बिहाफ पर इंडिया से बर्मा को अलग किया गया था? बर्मा म्यांमार को अलग किया गया था, वो कौन सा एक्ट था? किस एक्ट के बिहाफ पर भारत से बर्मा को अलग किया गया था? आठवां प्रश्न है आपके सामने। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 गलत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 गलत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये सही है। आठवीं का आंसर क्या होगा? सी होगा, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखें, द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज मेड बाय। देखो, भारत में संविधान फ्रेम करने के लिए एक इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, एक निर्वाचित संविधान सभा होनी चाहिए। ऐसा प्रपोजल, ऐसा प्रस्ताव किसने दिया? किसने दिया ऐसा प्रपोजल, या यूं कहें ऐसा प्रस्ताव? तो साइमन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्रिप्स मिशन, या ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन? तो क्रिप्स मिशन आया था, आपको पता है। क्रिप्स मिशन आया था, उसी ने ये प्रस्ताव दिया था कि संविधान बनाने के लिए एक निर्वाचित कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा होनी चाहिए। हालांकि ये क्रिप्स मिशन फेल हो गया था, वापस चला गया है ना, फिर कैबिनेट मिशन प्लान आता है। तो अभी पहली बार क्रिप्स मिशन ने ही कहा था। व्हाई इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंपोर्टेंट? भारत शासन अधिनियम 1935 क्यों महत्वपूर्ण है? भारत शासन अधिनियम 1935 क्यों महत्वपूर्ण है? 10वां प्रश्न। तो इट इज मेन सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको पता है भारत का जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, इसे कई अलग अलग स्रोतों से बनाया गया है, कई अलग अलग सोर्सेस से इसमें चीजें शामिल की गई हैं। लेकिन अगर सबसे ज्यादा कोई सोर्स कहीं से लिया गया है भारतीय संविधान को बनाने के लिए, तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, तो इसलिए भारत शासन अधिनियम 1935 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इट इज द मेन सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यह भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है। समझ गए? Who among the following persons was not a member of cabinet mission plan? कैबिनेट मिशन जो भारत में आया था उसका कौन सदस्य नहीं था? उसका कौन सदस्य नहीं था? तो विलियम वुड, पेंथिक लॉरेंस, ये तो थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स तो थे, और एबी अलेक्जेंडर भी थे। ये नहीं थे। कौन नहीं थे? विलियम वुड नहीं थे कैबिनेट मिशन के मेंबर। तो 11वीं का आंसर क्या होगा? ए आंसर हो जाएगा। Who gave the idea of Constituent Assembly firstly for the formation of Constitution for India? सबसे पहले संविधान सभा का आइडिया किसने दिया? भारत में संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का आइडिया पहली बार किसने दिया? तो स्वराज पार्टी ने 1934 में दिया, ये 12वां प्रश्न है, या कांग्रेस पार्टी ने 1936 में दिया, या मुस्लिम लीग ने 1942 में दिया, या सभी पार्टी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ने 1946 में दिया? तो देखो, भारत में संविधान बनाने के लिए
संविधान सभा का जो विचार है सबसे पहले स्वराज पार्टी ने दिया। किसने दिया? स्वराज पार्टी 1934। ठीक, ध्यान रखेंगे इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन रिलेशन टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भारत में जो संविधान सभा थी जिसने संविधान बनाने का काम किया, और जब तक पार्लियामेंट नहीं थी तब तक कानून बनाने का काम भी संविधान सभा ने किया, तो इसके बारे में कौन से कथन सत्य हैं? 4 कथन दिए हुए हैं, कौन से कथन सत्य हैं? 13वां प्रश्न। तो पहला पढ़ते हैं, असेंबली वॉज बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज। एडल्ट सफरेज पर आधारित थी ये, यानी कि एक निश्चित आयु के व्यक्ति वोट देकर चुनते थे, तो ये गलत है। द असेंबली वॉज रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन। क्या संविधान सभा के जो सदस्यों का चुनाव हुआ था वो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ था? नहीं, इसमें नॉमिनेटेड भी लोग थे और इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। तीसरा, असेंबली वॉज अ मल्टी पार्टी बॉडी। असेंबली में बहुत सारे पार्टी के लोग शामिल थे, बिल्कुल सही बात है, तीसरा सही हो जाएगा। चौथा, असेंबली वर्कड थ्रू वेरियस कमिटीज। संविधान सभा ने जो संविधान बनाया तो उसके लिए संविधान सभा के अंडर में बहुत सारी समितियों का गठन किया गया, कमिटीज एस्टैब्लिश की गई, जैसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी, यूनियन पावर कमेटी। समझ रहे हैं? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। ठीक, तो ये तीसरा और चौथा सही है, करेक्ट बताना है आपको, तो सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर। संविधान सभा के जो मेंबर हैं जिन्होंने संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया वो कौन है, कौन थे? 14वां प्रश्न। नॉमिनेटेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा मनोनीत किए गए थे? नहीं। नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल के द्वारा नॉमिनेट किए गए थे? ये भी नहीं। इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस प्रोविंस। अलग अलग जो राज्य थे उनके अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभाएं थी उनके मेंबर के द्वारा संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। ये बिल्कुल सही बात है, सी आंसर हो जाएगा इसका। Who was the first elected chairman of Constituent Assembly? संविधान सभा जो बनी उसके पहले निर्वाचित सदस्य, पहले निर्वाचित अध्यक्ष यानी कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ध्यान दीजिएगा, एक इसमें नाम आता है डॉक्टर सच्चिदानंद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। एक नाम आता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का, और दूसरा संविधान सभा से जुड़ा हुआ नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या है इसमें? तो ध्यान दीजिए, सच्चिदानंद क्या है? ये प्रथम अस्थाई अध्यक्ष हैं। कौन है ये? प्रथम अस्थाई अध्यक्ष हैं। किसके? संविधान सभा के, संविधान सभा के। और ये प्रथम स्थायी अध्यक्ष हैं, परमानेंट चेयरमैन। ये प्रथम स्थायी अध्यक्ष हैं संविधान सभा के। दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा। टेम्परेरी, फर्स्ट टेम्परेरी प्रेसिडेंट अगर पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, सो आंसर इज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। एंड फर्स्ट परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देन आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ध्यान रखेंगे। द फर्स्ट डे सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज चेयर्ड बाय। जो संविधान सभा का पहला सत्र था, सेशन, उसके चेयरमैन कौन थे? तो सीधी सी बात है, जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए गए थे वही इसके चेयरमैन होंगे, वही इसके चेयरमैन होंगे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 3 दिन बाद जो है परमानेंट चेयरमैन इसके चुन लिए गए। द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड ऑन 9th December, 15th अगस्त, 26th नवंबर या 26th जनवरी। ईयर आपके सामने है।
ठीक है, तो 17वां सवाल है, तो संविधान सभा का जो प्रथम सत्र लगा था वो लगा था 9 दिसंबर को। कब लगा था? 9 दिसंबर। ठीक है, और इसी सत्र के लिए जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। फिर उसके बाद 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर को जो बैठक होती है उसमें परमानेंट चेयरमैन चुन लिया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और वो परमानेंट चेयरमैन होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन होते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया। अब देखिए, आपको पता है कि पहलगांव में अटैक हुआ 22 तारीख को, और उसमें जो है 28 हमारे जो 28 जो नागरिक हैं हमारे, उसमें एक ऑफिसर भी थे और एक नेपाल के भी थे, तो टोटल 28 को धर्म पूछ पूछ कर मारा गया है। धर्म पूछ पूछ कर मारा गया है। हिंदू हैं तो मार दिया, मुस्लिम हैं तो छोड़ दिया। इवन इतनी बुरी हरकत की है कि पैंट उतार उतार कर चेक कर रहे हैं कि आप हिंदू हो या मुसलमान। हिंदू है तो मार दिया। कितनी कुछ। अब इसमें देखो क्या है कि इस पहलगांव अटैक जो हुआ है इस पे सख्त कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत ही घिनौना अपराध है कि निर्दोषों का क्या दोष है उसमें। समझ रहे हैं? तो अब भारत ने करारा जवाब इसको दिया है कि अब किसी भी तरह की माफी की गुंजाइश नहीं है, है ना। तो कल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की कल बैठक हुई शाम को 6 बजे, और ये बैठक 2.5 घंटे तक चली रात को। और उसमें होम मिनिस्टर अमित शाह और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर अजीत डोभाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये सब लोग शामिल थे। ठीक है, तो उसमें ये जो है कुछ कड़े फैसले लिए गए हैं, तो उसकी हम बात करें तो देखो उन कड़े फैसले में ये है, सबसे पहले जो इंदस वाटर ट्रीटी है, इंदस वाटर ट्रीटी, ये 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर हुई थी साइन। इसमें क्या है कि जो इंदस नदी है, सिंधु नदी, उसकी 6 सहायक नदी हैं, उसमें से 3 का पानी पाकिस्तान को मिलता है और 3 का इस्तेमाल करता है इंडिया। और अगर रेशियो वाइज देखा जाए तो 80% पानी पाकिस्तान को मिलता है और 20% पानी जो है भारत इस्तेमाल करता है। अब ये किसके सामने ये ट्रीटी साइन हुई? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक। ठीक, तो इंडिया ने अब तत्काल प्रभाव से इंडस वाटर ट्रीटी को विथ होल्ड कर दिया है, यानी कि अभी रोक दिया है, इस ट्रीटी को रोक दिया है, विद होल्ड यानी कि कैंसिल कर दिया है अभी के लिए। ठीक है, आगे जो होगा देखा जाएगा। तो अभी के लिए रोक दिया है, तो ये एक बड़ा फैसला है, क्योंकि पाकिस्तान देखो इतना खून बहा रहे हैं हिंदुस्तान में, तो हम क्या पानी भी नहीं रोक सकते? बिल्कुल रोक सकते हैं। तो पानी रोक दिया है। अब इससे दिक्कत वहां आ जाएगी किसानों के लिए, इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, पानी पीने के लिए, हर तरीके से दिक्कत आ जाएगी बहुत ज्यादा। ठीक है, पर इन्हें करारा जवाब देना जरूरी है। तो इंदस वाटर ट्रीटी को विथहोल्ड कर दिया है, और इसके साथ ही कुछ और फैसले लिए हैं, जैसे जो हाई कमीशन है, उच्चायुक्त है पाकिस्तान में सबसे पहले तो देखिए 48 घंटे के अंदर, कल से 48 घंटे के अंदर जो पाकिस्तान के नागरिक भारत में हैं, वीजा पर आए थे, उन्हें तत्काल प्रभाव से भारत छोड़ने को बोल दिया है। भारत छोड़ो। ठीक, तत्काल प्रभाव से। अब करोड़ों लोग हैं, कैसे जाएंगे? जाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। 48 घंटों के अंदर भारत छोड़ो। और जो सार्क वीजा के तहत आए थे, सार्क वीजा,
उसको भी कैंसिल कर दिया है। यानी कि भारत में रहने वाले जो लोग हैं उनका जो वीजा है, वीजा वो कैंसिल कर दिया है। और जो हाई कमीशंस हैं उसमें देखो नॉर्मल संख्या कर्मचारियों की 110 होनी चाहिए, लेकिन अभी 50 थी, अब लेकिन कल से 30 कर दी है। तो जो एक्स्ट्रा लोग हैं वो वापस जाएं, एक्स्ट्रा लोग हैं जो वापस जाएं। साथ ही साथ इंडिया का जो हाई कमीशन है पाकिस्तान में, इंडिया ने भी अपने जो हाई कमिश्नर हैं उनको बुलाने को बोल दिया है। ठीक है, तो ये हो गया, ध्यान देना है आपको। तो इन दस वाटर ट्रीटी कैंसिल कर दी है सबक सिखाने के लिए। बाकी ये तो ये शुरुआत है, अभी आगे तो बहुत कुछ होना है। तो 48 घंटे के अंदर जो है भारत खाली करो जितने भारत के लोग हैं, और सार्क वीजा कैंसिल, और जो भी लोग हैं वीजा पे यहाँ आए थे कोई जॉब करने, कोई पढ़ाई करने, कोई मेडिकल के लिए, तो वो सब खाली करें भारत, यहाँ से तुरंत चले जाएं। और जो बाघा बॉर्डर है, बाघा बॉर्डर और अटारी ये क्लोज कर दिए हैं, क्लोज कर दिए हैं। ठीक है, तत्काल प्रभाव से। और जो एक्शन शुरू कर दिया है, आगे की प्लानिंग अपना धीरे धीरे सरकार सभी को सहमत करते हुए, विपक्षी दलों को भी ध्यान में रखते हुए सहमति से आगे जो कुछ करना है वो करेगी सरकार, क्योंकि सरकार की वो जिम्मेदारी है, सरकार इसमें अच्छे से सोच सकती है नागरिकों की अपेक्षा। ठीक है, लेकिन ये जो 28 लोग गए हैं निर्दोष, इनका बदला तो होगा, वो तय है, इनका बदला होगा। ठीक है, तो ये पहलगांव अटैक है जो बहुत ही घिनौनी हरकत है एक तरह से। ठीक, तो इसको ध्यान में रखना है। तो ये अभी का है, चल रहा है, बहुत ही दुख का समय है भारत के लिए। तो हम इसी चीज के साथ इसको क्लोज करते हैं, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक बने रहिए हमारे साथ और मेहनत करते रहिए। और साथ ही साथ ऐसी हरकत अगर कोई भारत के लिए करता है तो एकजुट होकर सभी को खड़े होने की आवश्यकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।